निज़ाम में कैद किए जा सकते शख्सियती जिस्म को बेशक ख्वाब जुनून को कैद करना बहुत मुश्किल है। Are free. We are going to stand with you. Jian Azadi. जो जजमेंट था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। क्लासरूम में हिजाब के अधिकार को लेकर पिछले कई महीनों से हाहाकार मचाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में आज तय होना था कि स्कूल और कॉलेज में यानी यूनिफॉर्म के लिए हिजाब पहना जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय अलग अलग दिखी। एक जज साहब ने हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो दूसरे जज साहब ने बैन के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। इसमें अब आगे क्या होगा, कार्रवाई होगी, 3 जजों की बेंच बनेगी या बड़ी संवैधानिक बेंच बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या फैसले में कहा गया खास बातें। इसमें 2 जज थे, इसलिए हमने कहा कि फैसला 50-50। 2 जजेस की अलग अलग राय थी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धुलिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब का कहना था कि वो हिजाब के बैन का समर्थन कर रहे हैं, यानी जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, और दूसरा जस्टिस सुधांशु धुलिया हिजाब बैन का विरोध कर रहे थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि फैसले के खिलाफ अपील को खारिज किया जाता है। उन्होंने फैसले जो कर्नाटक फैसला था कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ जो अपील की गई थी उसे खारिज करने की बात कही, जबकि सुधांशु धुलिया हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने की बात कर रहे थे। हिजाब पर बैन जारी रखा जाए, ये जस्टिस हेमंत गुप्ता की राय थी, और सुधांशु धुलिया साहब का कहना था कि हिजाब पहनना पसंद का मुद्दा है। हिजाब विवाद पर आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, जज भी बट गए। इस मामले में दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला लिखा। ऐसे में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हिजाब विवाद में अब आगे क्या हो सकता है। ये देखते हैं हम लोग कि हिजाब विवाद में आगे क्या होगा। हिजाब बैन फिलहाल बरकरार रहेगा, यानी जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो अभी जारी रहेगा जब तक कि आगे कोई फैसला नहीं हो जाता। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी बनी रहेगी। कर्नाटक में जो फैसला दिया गया था कर्नाटक सरकार का उस पर, और अब बड़ी बेंच में आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इस पर फैसला करेंगे कि बड़ी बेंच कितनी बड़ी हो सकती है, 3 जजेस की होगी या और बड़ी भी बनाई जा सकती है, संवैधानिक पीठ बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल 3 जजों की बेंच सुनवाई करने की अपील की गई है। कहा गया कि वो 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई कोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर अपना फैसला सुना दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था। जहां से ये बात फिर से शुरू हुई, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था। हिजाब इस्लाम का ज़रूरी रिवाज नहीं है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि हिजाब को इस्लाम का ज़रूरी रिवाज यानी धार्मिक जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता है। स्कूल को ड्रेस कोड तय करने का हक है। जो झगड़ा हो रहा था कि क्लासरूम में हिजाब पहन के जाने दिया जाए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल को, मैनेजमेंट को ड्रेस कोड तय करने का हक है। तीसरी बात, सरकार के आदेश को रद्द नहीं करेंगे। जो कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया था कि सरकारी स्कूल्स में हिजाब पहनने की बात है, कॉलेजेस में, तो उसको रद्द नहीं करेंगे, ये हाई कोर्ट ने कहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने। चौथी बात, सरकार को आदेश जारी करने का हक है। इस बात का भी उन्होंने जोर दिया कि सरकार जो है वो चाहे तो इस तरह का आदेश जारी कर सकती है यूनिफॉर्म को लेकर। अब हिजाब विवाद में पक्ष और विपक्ष की दलीलें जानना भी जरूरी है, तो हम आपको पक्ष विपक्ष की दलीलें आखिर क्या थी वो भी बता देते हैं कि वहाँ पर क्या पक्ष ने और विपक्ष ने दलील रखी। पक्ष में दलील ये थी कि कर्नाटक सरकार का फैसला गलत है, जबकि विरोध में दलील थी कि सामाजिक एकता के लिए फैसला किया गया है, ये फैसला जो है सामाजिक एकता के लिए जरूरी है। ये दोनों, एक दलील ये दी गई थी उसके पक्ष में कि लड़कियां स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं यदि ऐसा किया गया तो, जबकि विरोध में ये दलील थी कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है तो इसकी बात नहीं की जानी चाहिए।
लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर नहीं हो। पक्ष में एक दलील दी गई कि हिजाब बैन करना मौलिक अधिकारों का हनन है, जबकि विरोध में दलील दी गई कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, यानी ये मौलिक अधिकार नहीं है। पक्ष में एक दलील ये दी गई कि पगड़ी, कड़ा, बिंदी, यानी कि जो सिख धर्म के और हिंदू धर्म के जो मैसेजेस हैं उन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया है। विरोध में दलील दी गई कि हिजाब आंदोलन के पीछे पीएफआई का हिस्सा है, जो एक साजिश कर रहा है भड़काने की लोगों। इस पूरे फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे दोनों पक्ष के, उन्होंने क्या कहा है इसको भी एक बार हम सुन लेते हैं। अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया, और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है, ना तो इससे ज्यादा कुछ और ना इससे कम। ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों में पहले किताब जरूरी या हिजाब? क्या हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है? और आखिर सारी पाबंदियां महिलाओं पर ही क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेखक तारिक फतेह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली साहब हमारे साथ होंगे, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शाइस्ता महज़बीन और शबीना खान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक फतेह साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, स्प्लिट वर्डिक्ट है, जिसमें एक जज साहब ने उसका समर्थन किया है हिजाब के बैन को लेकर, और दूसरों ने कहा है कि हिजाब बैन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये धार्मिक मसला नहीं बताते हुए कहा कि ये पसंद का मुद्दा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको एक सियासी समझता हूँ जी। एक ये मामला है क्योंकि आप अगर 1970 से पहले 100 साल की पहले जितनी उर्दू की, हिंदी की लिखाई है, आप लफ्ज़ हिजाब नहीं उसमें पाएंगे जी। ये सिलसिला मुस्लिम ब्रदरहुड का इजिप्ट से और उसके बाद सऊदी अरेबिया की फंडिंग से ये बरे सगीर इंडिया पाकिस्तान के अंदर शोशा डाला गया। जहाँ दुपट्टा होता था उसे कहा जाता था कि दुपट्टा है, चाहे वो अब हिंदू औरतें थीं, सिख थीं या मुसलमान थीं। पंजाब के अंदर जहाँ से मैं हूँ वहाँ खेतों में काम करते हुए हर कोई अपना सर ढांपता है। इसका ओरिजिन भी है। जहाँ तक कुरान का ताल्लुक है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सर के ऊपर कपड़ा डालो, उसके अंदर जो एग्जैक्ट टर्म है वो अपने सीनों को ढांको कपड़े से, क्योंकि एक अरब कस्टम था कि जब मर्द लड़ने जाते थे तो औरतें, आपके भी कई ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जहाँ औरतें डांस करती हैं, उनको गुड बाय कहने के लिए उन पे पाबंदी थी कि अपने एग्जैक्ट वर्ड्स हैं अपने सीनों को कवर करो, ये ठीक नहीं है। उसको एक्सटेंड करते हुए और औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन रखने के लिए, उनको बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ।
आप देखिए जो ईरान के अंदर लड़कियां सड़क पे आके फाड़ रही जी। हैं, जला रही जी। हैं, वो किस बात से तंग है? तुर्की के अंदर आज से 100 साल पहले जब हिजाब का खात्मा हुआ, क्यों हुआ? अतातुर्क कैसे आए? हिंदुस्तान के मुसलमान तो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे और वहां अतातुर्क ने तमाम खिलाफत के कवानीन को खत्म किया था। ये तो 100 साल पहले की बात है। आप अल्बेनिया में देखिए, आप यूरोप के मुसलमानों को देख लीजिए, ये कहीं नहीं है। जितना जहां पे जेंडर इक्वालिटी है वहां ये नहीं होगा, लेकिन जहां पे औरत खुद ये बिलीव करे कि वो अपने हस्बैंड की वो है सेकंड क्लास सिटीजन है, क्योंकि वो तो एक है और 4 बीवियां रख सकता है, तो वहीं जेंडर इक्वालिटी तो खत्म हो गई ना। जी। उस चक्कर में दे हैव बिकम देयर ओन एनिमीज बाय सेइंग कि ये तो कुरान में लिखा हुआ, ये लिखा ही नहीं है। तो सर इस पर और क्यों ये बात सर- बार बार होती है कि कुरान की बार बार धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है और कहा जाता है कि कुरान में अल्लाह ने, पैगंबर साहब ने जो कहा है उसको मानना ज़रूरी है। और ये भी समझाइए कि ईरान जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ से हिंदुस्तान में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? वहाँ लड़ाई हो रही है हिजाब के खिलाफ, यहाँ हिजाब को लेकर लड़ाई हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊं कि तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, सोमालिया, ये सब जो मिस्र है, यहाँ के मुसलमानों को अपने कल्चर, अपनी ज़मीन, अपनी बोली, अपनी सिविलाइजेशन पे जोड़ है। तुर्की का मुसलमान अपने आप को तुर्की पहले समझता। बदनसीबी है कि ये जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान है, ये अपने आप को पहले मुसलमान समझता है, जबकि नाम भी अपने हिंदुस्तानी नहीं रखता। आप देखिए ईरान या तुर्की में हर एक का नाम एर्दोगान होता है, या टर्किश नाम होता है, या अरब होता है, या फारसी में होता है। हमारे यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम बी ग्रेड के अरब बन जाएं किसी तरह। तो हमारे यहाँ तैमूर भी नाम रख दिया जाता है, औरंगजेब भी रख दिया जाता है, जबकि ये तो कातिलों के नाम थे। बड़े शौक से लोग, माँ बाप रखते हैं अपना नाम। तो वी हैव अ सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस। उस पे फिर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमें विक्टिम कार्ड भी प्ले करना, जबकि हिजाब पे पाबंदी नहीं थी। ये तो क्लासरूम की बात थी। हिजाब पे किसी ने नहीं रोका हिंदुस्तान में कहीं पे भी। मैं कई दफा आया हूँ, साल में एक आध दफा चक्कर लगता है, मैंने कहीं नहीं देखा कि जो औरतें पुरानी दिल्ली में या हिजाब पहने हुए उनको कोई रोक टोक कर रहा। ये तो एक स्कूल की यूनिफॉर्म की क्लास थी। बात का भतंगड़ बनाना, और उसे पीएफआई जैसी जमातों ने, जिसका आपने बिहार के पेपर्स भी देख लिए कि क्या उनका एजेंडा है, क्या चाहते हैं वो इस हिंदुस्तान के अंदर। जी हमारे साथ सियासी उसमें मासूम लोग फंस गए, जिनमें माए बाप हैं जो कहते हैं कि अगर हमारी बेटी, जब मौलवी कहता है आपकी बेटी ने नहीं कहना तो वो आवारा है। अब मुझे बताइए कि इससे ज्यादा जालिम इल्जाम क्या हो सकता है कि आप किसी की बेटी को कहते हैं अब देखो भैया आवारा जा रही है, सर पे कुछ नहीं पहना, इसे नंगी जा रही है। कितनी ज्यादती है ये किसी औरत पे ऐसा इल्जाम लगाना। जी हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता भी जुड़ी हुई हैं, शबीना जी भी जुड़ी हैं, लेकिन मैं शाहिद साहब के पास 1 मिनट के लिए आना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शाहिद साहब आप कैसे देखते हैं? और तारिक फतेह साहब ने कहा कि ये मसला मजहबी नहीं है, धर्म का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, लेकिन अदालत में बार बार इस बात का तर्क दिया जा रहा है और सोसाइटी में भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, तारिक फतेह का इस्लाम से कोई लेना देना है या नहीं वो तारिक फतेह जाने, लेकिन उनकी राय तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं है इस बात का कि उनकी राय का क्या मतलब है, वो राय अपनी क्या दे रहे हैं। ठीक है, सबको अपनी राय देने का अधिकार है, अपनी राय देने का हक है, लेकिन उसको इस तरह से मत जोड़ दीजिए विजय जी, उसको आप अपनी राय जोड़ दीजिए कि तारिक फतेह एक देखिए मुसलमान नाम है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, उनका अपना एक हक है। तो आपने चूंकि क्वेश्चन जोड़ दिया ना साथ में, आपने चूंकि साथ में क्वेश्चन जोड़ दिया, तो इसके लिए इस बात को कहना पड़ा है कि हम शैतानों की बात नहीं कर सकते हैं, हम शैतानों की बात नहीं कर सकते हैं। तारिक फतेह एक शैतान है और हमारे मुल्क में उसकी एंट्री इसलिए की जाती है कि आप इस देश को बांट सकें, इस देश को बांट सकें। शैतान का काम क्या होता है? लड़वाना। शैतान का काम लड़वाना होता है, तो शैतान यहाँ पर एंट्री कर चुका है लड़वाने के लिए। तारिक फतेह साहब का नहीं है, इसलिए विजय जी, विजय जी जब शैतान को आप बुला रहे हो, आप इशू पर बात करें। शैतान को कंकरी मारना मेरा फर्ज है। नहीं, आप इशू पर बात करें। शैतान को सबसे पहले कंकरी मारूं मैं, तो इसलिए शैतान का चूंकि आपने क्वेश्चन कर दिया, माफ तो मैंने कहा कि शैतान की बात हम पर्सनल कमेंट में अलाउ नहीं करता, जोड़ा जाए कि उसका नाम तारिक फतेह है, तो इसलिए उसकी शाहिद साहब
अहमियत माफ इस्लाम कीजिए, पर है। मैं अब पर्सनल मैं दूसरी कमेंट बात अलाउ मैं नहीं कर रहा करता, हूं। आपको इशू पर बात करनी है जो तो आपका कीजिए। मेन क्वेश्चन है जी। जो आपका मेन क्वेश्चन है जी जो आपका मेन क्वेश्चन है, मैं आपके मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर। जी आपका मेन क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे देखते हैं। जी। देखिए, मुझे एक रीजन मुझे बता दिया। हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश पैदा हुआ 1947 में 15 अगस्त को। 1947 से लेकर के 2022 तक जब ये काला कानून कर्नाटका के अंदर लाया गया कि साहब हिजाब को बैन कर दिया गया, क्या कोई भी एक इंसिडेंट मुझे पूरे मुल्क के अंदर बता देंगे कि किसी हमारी बच्ची ने, बहन ने, बेटी ने हिजाब पहन करके कोई भी क्राइम किया हो, कोई पब्लिक मोरलिटी को खतरा ये कहाँ पहुंचाया इशू हो, है? ये इशू नहीं है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा पहुंचाया हो, peace ये को इशू खतरा कहाँ है पहुंचाया हो, शाहिद साहब? कोई भी- जो मैं आपसे जो कर्नाटका सवाल गवर्नमेंट पूछ ने- रहा था वो ये था जो कि कर्नाटका क्या आप गवर्नमेंट ने इसे ground मजहबी किया है, मसला उन्होंने मानते हैं? कहा 1970 से पहले हिजाब का लफ्ज नहीं था आपके जबान में। आप मुझे बताइए, मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं सर। जी। अगर आपको जवाब अपनी मर्जी जी। का चाहिए विजय जी, तो फिर मुझे नहीं, मत बुलाइए। मैं तो लेकिन मजहब- जवाब- मैं अपने जो सवाल का जवाब तरीके चाहता की हूं। बात है, मैं उस जवाब को दे रहा हूं। जी, मैं अपने देखिए, सवाल का जवाब चाहता हूं। सर मैं जवाब उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। जी। जब हिजाब से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस धूलिया वाली बात मैं कर रहा हूं, जी। जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि 19(1) और 25(1) का सीधा सीधा उल्लंघन है उनकी नजर में, और ये हम भी उस चीज को एंडोर्स करते हैं कि वाकई में उल्लंघन है। कोई बच्ची अगर हिजाब पहनना चाहती है, किसी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बच्ची हिजाब नहीं पहनना चाहती, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लायबिल है जवाब देने के लिए। इस शैतान को बंद करिए। शाहिद साहब मुझे समझाइए। शाहिद साहब, मैंने जस्टिस ठीक है, जस्टिस धूलिया का ठीक है। शाहिद साहब की मुझे आवाज आ रही है, बंद करवाइए सर। जी शाहिद साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है शाहिद साहब, मेरी बात, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि जस्टिस धूलिया का आपने जिक्र किया। जस्टिस धूलिया ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, मजहब की बात नहीं की है हिजाब को लेकर। उन्होंने कहा ये अपनी अपनी पसंद का मुद्दा है। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक कोई उस पर पाबंदी का मुद्दा है? जस्टिस धूलिया ने भी नहीं कहा है धार्मिक पसंद की बात, उन्होंने कहा अपनी पसंद का मुद्दा है, लड़कियां पहने या ना पहने। विजय जी, आपने शायद आपने इसका मतलब आपने ऑर्डर को पढ़ा नहीं। मैंने पढ़ा है ऑर्डर विजय को। जी, आपने शायद ऑर्डर को पढ़ा नहीं। जी 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। जी 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। 19(1) में हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो दोनों बातों को कहा है, सिर्फ एक बात नहीं है कि खाली यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दोनों चीजें उसके अंदर हैं, क्योंकि 25 आर्टिकल जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। चलिए, धार्मिक जस्टिस धूलिया ने बहुत अलग तरीके से उसको कवर होती है, एक चीज बहुत अलग तरीके से वो किया है। डॉक्टर शाइस्ता, आपसे समझना चाहता हूं, आप आरजेबी हैं, नौजवान पीढ़ी को बिलोंग करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये लड़कियों की पसंद का मसला है? और जो आवारगी की बात अभी कुछ लोगों ने कही थी, आज हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, आप समझते हैं कि नहीं पहनना हिजाब आवारगी का मसला है? अरे सर, शैतान की बात छोड़ दीजिए ना, विजय साहब, शैतान की बात में आप जा रहे हैं। अरे मैं शफीकुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद वाले मुल्ला ने कहा है। डिबेट में मुझे शामिल किया आपने। देखिए कि हिजाब एक पर्सनल मैटर है, इट्स मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं हिजाब पहनूं या मैं नहीं पहनूं। बात है आपकी आवारगी की, और इससे कुछ भी जाहिर नहीं होता, और ना ही इससे हम जब हमारी फैमिली में देखते हैं, मुझे कहीं पर भी मुझे ये नजर नहीं आता कि मेरे हिजाब की वजह से, सिर्फ एक हिजाब की वजह से मुझे कहीं पर भी किसी भी काम से रोका गया है। मैं ऑल ओवर द इंडिया जाती हूँ, अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाली हूँ, लेकिन कभी मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि हिजाब से देयर आर सो मेनी मैटर्स कि उन पर हमें बात की जानी चाहिए। गर्ल्स अगर एजुकेशन हासिल कर रही है, एक छोटे से कपड़े की बात है, उसने अपना सिर ढक लिया, तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? जिन्हें पहनना है वो पहने, नहीं पहनना है वो नहीं पहने, है ना। गर्ल्स अभी जब हिजाब का ये बनता चला, 17,000 से ज्यादा लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिए हैं। आपके मालूमात में ये बात होगी कि हम जब बात करते हैं गर्ल्स एजुकेशन की, गर्ल्स एम्पावरमेंट की, लड़कियों को बढ़ावा देने की, तो हम ये बात कहाँ पर भूल जाते हैं कि इतनी सी बात को अगर टूल देकर। डॉक्टर शाइस्ता, एक बात समझाइए। डॉक्टर शाइस्ता, आपने 17,000 बच्चों की बात की, 17,000 बच्चियों की बात की, आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा पॉलिटिकल इशू है? क्योंकि जब ये फैसला हुआ सरकार का, और तब से क्या 17,000 लड़कियों ने, आपको लगता है स्कूल इसलिए छोड़ दिया कि वो हिजाब नहीं पहनने दे रहे?
पॉलिटिकल उसको इंड्यूस मत कीजिए शाइस्ता, आप समझती हैं आप आरजे हैं, आपको फैक्ट्स के साथ रहना चाहिए। शबीना जी, शबीना आप किस तरह से इसको देखती हैं? हिजाब पसंद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हिजाब जबरदस्ती का मुद्दा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम की अगर मैं रूप से बात करूं कि मेरा इस्लाम किसी भी चीज को ऐसी किसी भी चीज को इजाजत नहीं देता है जिससे किसी की जिंदगी पे उसका बुरा असर हो। जी, सबसे पहली बात। तो रही बात हिजाब की, उसमें भी यही आता है कि हिजाब एक रिस्पेक्ट वे में पहन सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव वे में पहन सकते हैं, बट आप उसको, मैं दोनों नजरिए से बोलूंगी। एक नजरिया ये है कि अगर किसी भी लड़की की उसकी पर्सनल चॉइस है, वो उसको अपने आप को कंफर्ट फील कर रही है, तो उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को जबरदस्ती एक कानून नहीं थोपना चाहिए कि तुम हिजाब पहनोगी नहीं तो आप स्कूल नहीं जा सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप एजुकेशन हायर नहीं कर सकते। ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखते हैं कि एजुकेशन के लिए लड़कियां ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हैं, और ये जब से मुद्दा आया है तब से और ज्यादा चीजें सेंसिटिव होती जा रही है। जी, आप हिजाब पहनती हैं शबीना? सर, आपके डिबेट में दो चीजें डिफरेंट नजर आ रही होंगी कि डॉक्टर शाहिस्ता ने हिजाब पहना हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और मैंने भी पहना हुआ है जी। तो एक ही रिलीजन की दो लड़कियां आपके सामने हैं, तो इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू हो गया कि जो पहन रही हैं वो भी अच्छी लग रही हैं, जो नहीं पहन रही वो भी अच्छी लग रही है। इसका मसला ही नहीं है। मसला ये है कि कहा जा रहा है कि जो पहन रही हैं वो मुसलमान हैं, जो नहीं पहन रही वो मुसलमान को, इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग जैसे हैं, और इसे एक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। ये ठेकेदार इनकी मतलब वाहियात बातों से हम लोगों को मतलब जो पहन रहे नहीं पहन रहे उनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पॉलिटिक्स से जो चलती रहेगी जी, उनकी सोच खराब है, वो चलती रहेगी वो हर तरह से। लेकिन हम लोग अपने आप को उससे मुंसलिक कर ले कि ये हमारे लिए कहा गया है, इट्स नॉट अ मैटर सर। हमने बस ये कहना जी, हिजाब या घूंघट दोनों ही बस वर्ड्स का डिफरेंस है। हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए कि खवातीन में जो भी औरतें बिलोंग करती हूँ और मैं जिस सोसाइटी में मंदिर जा रही है, मस्जिद करना जा रही है, हमारे भाभियां हैं या सारी चीजों, उन्होंने लंबे लंबे घूंघट मैंने कपड़ा ही झटक रहे हैं, ठीक है, हिजाब हिजाब करके क्यों मुद्दा बना लिया गया है? तो ये सभी रिलीजन में, क्योंकि एक रिस्पेक्टिव वे है अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देने का, ये हमारी। लेकिन आप इसे मजहबी मसला मानती हैं? वो दुपट्टा था मेरी बहन, 1970 का लफ्ज हिजाब नहीं था। सर मैं एक सेकंड बता, 1970 तक। सर मेरी बहन, मेरी बात सुनिए, आप मुझे 200 साल में उर्दू लिटरेचर में या किसी जबान में बताइए लफ्ज हिजाब। ये 1970 में आया है इख्वानुल मुस्लिमीन के थ्रू। हमारे यहाँ हर लड़की, हिंदू, क्रिश्चियन, पाकिस्तान में जो थी, मुसलमान, सब दुपट्टा पहनती सर के ऊपर, क्योंकि एक अदब की बात थी, और दूसरा काम करते हैं खेतों के अंदर तो सर तो ढांकना पड़ता जी। लेकिन इसको दुपट्टे को छोड़ के आपने अरबी हिजाब लाया। ये मुस्लिम ब्रदरहुड का इन्वेजन है, PFI का इंक्लूजन है, इसका सियासी लफ्ज हिजाब को आप समझ लें कि दुपट्टा है, ये दुपट्टा जो है ये लफ्ज हिजाब पर आप बात कर रहे हैं, लफ्ज हिजाब के ऊपर आप पीछे लग गए हैं। प्लीज आप मुझे कोई जबान में इंडिया में 1970 से पहले हिजाब लफ्ज बता दीजिए। आपके किसी लफ्ज को किसी अरब ने एक्सेप्ट किया? दुपट्टा हमारे यहाँ 1000 साल से चल रहा है, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सिखनियां भी पहनती हैं, हिंदू लड़कियां भी पहनती हैं, सब पहनती थी जो खेत में काम करती हैं, ऑफिस जाने वाली मेरी बीवी। ठीक है तारिक साहब, चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या हिजाब पर बैन लगना चाहिए? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। हमारा विद्वत पैनल हमारे साथ है, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर गंभीर चर्चा के लिए आपका साथ बने रहना जरूरी है। तुरंत लौट कर आते हैं। Free. We are going to stand with you. Jian Azadi. जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो 50-50 फैसला है। एक जज साहब का एक राय है, दूसरे जज साहब की दूसरी राय है, लेकिन हमारे साथ विद्वत पैनल है। शाहिद अली साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तारिक फतेह साहब हैं, उनके नाम के परिचय की ज़रूरत नहीं है। शबीना खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर शाइस्ता महजबीन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शाहिद अली साहब, आपसे दो सवाल हैं। एक सवाल जिस पर पहले चर्चा हो रही थी, उसका जवाब मुझे नहीं मिला था कि क्या आप इसे मजहबी मसला मानते हैं। पहला सवाल बहुत स्पेसिफिक कि जैसे फतेह साहब ने कहा कि ये कुरान में नहीं है इसका जिक्र, आप इस पर क्या राय रखते हैं? उनकी राय छोड़िए, आप अपनी राय बताएं। और दूसरी बात, जो एक सोशल मसला है, मैं समझता हूँ कि ये जितनी पाबंदियाँ हैं वो इस्लाम से, हिंदू से, सिख से जुड़ी हुई नहीं है। सारी पाबंदियाँ सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों होती हैं? आपके मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं जी, लेकिन आप शैतान का नाम ले लेते हैं बार बार, तो मुझे लानत भेजना मेरे लिए फर्ज हो जाता है। लानत है शैतान के ऊपर जी। बिल्कुल। ये देखिए, कुरान जो कमांड करता है वो कमांड करता है बिलीवर्स को जी। जो माने या ना माने उनकी मर्जी की बात है। अब ठीक है, कुरान स्पेसिफिकली कमांड करता है, हिजाब की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को ढांकने की बात करता है। आदमी को हुक्म देता है कि आप अपनी निगाहों को नीचे कर लीजिए जी। ऐसे ही औरतों को हुक्म देता है, अपने आप को ढांक लीजिए, छुपा लीजिए जी। अब इसमें अगर आदमी नहीं मानता है, औरतों को अगर गेस करता है, तो इसका नहीं थोड़ी ना उसको परमिशन मिल गई जी, वो गुनाह कर रहा है वहां पर। इसी तरह से औरतों के मसले की बात है। अब हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता भी है और हमारी फ्रीडम नहीं, मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि हिजाब जो है पाबंदी नहीं है कुरान की तरफ से। अगर इंसान बिलीवर्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूं, ये तो सभी चीजें बिलीवर्स के लिए ही होती है सर। मैंने ये कहा है हिजाब से ज्यादा पाबंदी है कुरान की तरफ से जी। हिजाब से ज्यादा पाबंदी है। हिजाब तो एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आया गया कि साहब चलिए हम अपना इतने हिस्से को ढक लेती, बल्कि कुरान की अगर बात करें तो अपने आप को पूरा ढकने की बात है जी। ठीक है, खाली हिजाब ही नहीं है, उसमें और ज्यादा की बात है जी। तो यहां पर एक देखिए विडंबना देखिए विजय जी, विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि जब हम किसी साइंस की बात करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन मांगती है ऑनरेबल कोर्ट जी, लेकिन जब कुरान की बात करते हैं तो वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मांगी जाती है जी। वहां पर तमाम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं कि साहब हम एक्सपर्ट है, लिए साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुरान में साफ तौर से सर कोर्ट में तो दो बातें हुई शाहिद साहब, मैंने पूरे डिस्कशन शाहिद साहब जो उनकी बात को मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो बिलीवर्स है उनकी बात मानते हैं जी। शाहिद साहब, उसमें कोर्ट में दो बातें हुई जो मैं पढ़ी, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं मुझे। उसमें थी, एक मसला उठाया गया एक पक्ष की तरफ से कि कोर्ट को धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक मसलों में दखल नहीं देना चाहिए, पहली बात कही। फिर दूसरे उसी पक्ष के वकील साहब ने कहा जज साहब को कि आप कुरान पढ़ लीजिए, तो जज साहब ने कहा कि क्या मैं कुरान की व्याख्या करूं, आप इसकी इजाजत दे रहे हैं? तो ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता में दखल ना दे, कोर्ट इसमें दखल ना दे, और फिर जाते आप कोर्ट में ही हैं उसी मसले को लेकर। जहां से भी फायदा होगा ये वहां जाएंगे। देखिए यहां पर दोनों चीजों को आपने कंफ्यूज कर दिया है सर। वीडियो रेस्पेक्ट प्लीज जी। ठीक है, मेरे पास अगर अल्फाज मेरे गलत हो तो माफ कीजिएगा मुझे जी। धार्मिक स्वतंत्रता को कोर्ट को इसलिए करना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है जी। कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का जिम्मा ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर है जी। अब उसको कुरान की व्याख्या करने की बात है, यही मैंने कहा ना, कुरान की व्याख्या करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें मांगनी चाहिए जी। जो उलेमा है जो क्वालिफाइड हैं, जिनके पास पीएचडी है इस बात को लेकर के, झूठ बोल रहे हैं इस पर लेनी चाहिए कि साहब बताइए इसमें क्या है क्या नहीं है। उनकी ओपिनियन के आधार पर, जैसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, साइंस की अगर बात है एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, एक्सपर्ट ऐसी कुरान की व्याख्या पर भी। फतेह साहब आता हूं आपके पास, आता हूं मैं एक बार, शाहिद जी बात कर लें जी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल कोर्ट्स की है जी। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट्स का ये फैसला उन्होंने करना ही करना है। ठीक अब है, व्याख्या ना करना एक अलग बात है, एक्सपर्ट ओपिनियन मांगना अलग बात है, लेकिन उसकी हिफाजत करना बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है फतेह साहब, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? कुरान के अंदर साफ लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए कुरान उतारा आसान जबान में ताकि तुम समझ सको। पूरे कुरान में जिक्र नहीं है किसी ठेकेदार मौलवी का कि दाढ़ी रख के मूंछ शेव करो और दंगा फसाद करके मदरसे चलाओ। मैं एक सेकंड खामोश रहें, आप जाइए, आपने पाकिस्तान बनाया था, वहां क्यों नहीं चले गए जी?
आप सीधी बात समझिए कि ये अपने एजेंडा के साथ आता है ये आदमी। भाई चुप करो इसके तुम। पास क्या 2 मिनट qualification है? शाही साहब, अब आपके वक्त में नहीं बोले थे इंटरप्रेट करेंगे, शाही साहब, आपके वक्त में नहीं बोला था फतेह साहब ने, अब उनको बोले आप उनसे कुरान को ऊपर राय मांगते हैं ना सर जी, इस बात को ऑब्जेक्शन है जी। ए भाई आप चुप करें। मुझे आप इनसे किसी भी चीज पे ओपिनियन मांगिए, भाई कुरान पे ओपिनियन देने का क्या मतलब है साहब? उतार दिया तुम्हारी जी कुरान को फतेह साहब क्या मतलब है? प्लीज पर्सनल कह रहा हूँ कि प्लीज पर्सनल ओपिनियन बात नहीं करने लीजिए। दे। आप ये क्या एक्सपर्ट है क्या कुरान शाही के? साहब आपकी बात हो गई ना, अब उनको बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बता दें एक्सपर्ट है ये कुरान के, जो क्या आप ओपिनियन मांग रहे हैं कुरान पर? इनको क्या तकलीफ है मेरी बात रोकने की, क्या जरूरत है इन्हें? जी क्योंकि कुरान ने कहा है कि हमारा आपको भेजा कुरान आसान जबान में ताकि आपको समझ में आए। कहीं नहीं लिखा कुरान का एक्सपर्ट कौन होगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, जी पूरा शरिया कानून कुरान के नाजिल होने के 200 साल बाद बना। जी उसको जस्टिफाई करने के लिए बैक डेटेड 100 साल पहले हदीसें लिखी गई और उसको साइटेशन बनाया, और फिर ये लोग देवबंद और बरेलवी 72 फिरके इस्लाम में किस तरह बन गए सर? अहले हदीस कौन है, शिया कौन विजय है, जी सुन्नी स्ट्रॉन्ग कौन ऑब्जेक्शन है, मैं अलाउ नहीं कर सकता हाँ, इस बात ठीक को जो इस तरह से ये आप अपनी राय, शाही साहब आप अपनी राय रख दीजिएगा। हदीस के खिलाफ, कुरान के क्या प्रॉब्लम है खिलाफ भाई? इस आदमी को इस तरह की आपको चीजें नहीं क्या बोलने पता की इस्लाम इजाजत का? दी जा कुछ सकती नहीं। सर। आपको नहीं राय सिर्फ नहीं, इसको से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे आपके हैं। इनको मदरसे बोलने में कैसे दे सकते हैं इस बात के लिए कि हदीसें गढ़ी गई कैसे कह रहे हैं इस बात के लिए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला आ चुका है, जब उसने त्यागी ने जिसने अपना नाम चेंज किया था, भाई आपका काम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप कर रहे ये हैं, ऑनरेबल सुप्रीम आप कोर्ट के खट्टा जजमेंट ठोक के रहे खिलाफ है इस तरह की बातें करना। में आप बैठे हैं, आप उसमें सुराख कर रहे हैं, ये आपको पता मेरा होना फर्ज है चाहिए। वार्न करना, मेरा फर्ज है वार्न आप करना। खट्टा ठोकते हैं, आपका ना हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक है ना इस्लाम से, आपका काम है शैतानी से, ताकि जिस किश्ती में सुराख करें। आप यहाँ बैठे कुरान के एक्सपर्ट बन गए। आपने क्या पढ़ा है कुरान में? पहला लफ्ज कुरान का क्या बताइए? ऊपर लाख लानत पहला है। लफ्ज कुरान का क्या बता दीजिए मुझे। है। नहीं नहीं, कुरान का पहला लफ्ज बता दीजिए आप मुझे। शैतान पहला के लफ्ज ऊपर लाख बताइए। लानत है जी। अरे भाई आप मैं बताइए कह रहा हूं, लानत आप कुरान की देंगे? बात ही क्यों कर रही हैं सर? भैया वो तो शक्ल पे तुम्हारे नजर आ रहा है लानत, लेकिन कुरान का पहला लफ्ज क्या है? मैं तो क्लियर नहीं कर रहा अपने आप को जी, एक्सपर्ट। आप कैसे ठीक है, कर ये रहे हैं? पर्सनल हम लोग पर्सनल फाइट नहीं कर रहे यही फतेह तो साहब। शैतान करता है सर। फतेह साहब, शैतान का काम ये होता शाही है। साहब, हम लोग पर्सनल फाइट नहीं कर रहे, हम इश्यू पर बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम उससे भटक रहे। नहीं मेरी बात सुने, जी। इनके सामने विजय जी, इनका पर्दा expert खुल opinion जाता लीजिए, है, expert और से। एजेंडा जो इनका है जिसमें इन्होंने Expert 47 opinion, के expert अंदर से लें, सर। 10 लाख लोगों को मरवाया, इन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड करवाया। ये आज भी नारा लगाते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये कौन लगाता है नारे हिंदुस्तान की ये सड़कों देखिए। पे? जी हाँ कौन लगाता है देखिए, मुझे इस आदमी बताइए। की कहाँ तक सोच आपने है, कहाँ किया तक ये कुछ क्या इसके करता है? खिलाफ? जी हाँ आप अपने क्या देश कर को रहे हैं? तोड़ने के चक्कर में हमारे एलटीआई क्या है आपकी? जी डॉक्टर शाइस्ता, पूरे दुनिया भर में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पर मुल्क हैं जो इस्लामिक भी हैं, वहां भी हिजाब को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी महिलाएं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये सिर्फ मजहबी या सियासी मसला है, या हम औरतें जो हैं हिंदुस्तान की या पूरे इस कॉन्टिनेंट की, वो ये समझ पा रही हैं कि ये सियासी मसले में औरतों को घसीटा जा रहा है या उनके बहाने से अपने मंसूबे पूरे किए जा रहे हैं? क्या ये पसंद नापसंद अलग इशू है, लेकिन हर बात पे महिलाओं को लेकर आना आगे, इसको आप समझ पा रहे हैं? एक शेर के जरिए मैं कहना चाहूंगी कि गौर से देखो तो समझोगे सियासी चेहरे, गौर से देखो तो समझोगे सियासी चेहरे शहर में आग लगाने के लिए होते हैं। ऑनरेबल मैं ये बात को बड़े ही जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वुमेन्स को लेकर, खवातीन को लेकर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर बात होनी है। बात है आप ईरान की मसला। हाँ, वो मसला उनका अपना है, जिनको मैटर ऑफ चॉइस है, ये जिनको पहनना है पहने, नहीं पहनना है वो नहीं पहने। वुमेन्स को थोड़ा सा मतलब छोड़ दीजिए अपने हाल पर, उनको क्यों हर एक चीज में आप लोग टारगेट करने बैठे हैं? उनको बस में वैसे ही मसले हैं, आप उनको एजुकेशन हासिल करने में रोक रहे हैं। जी नहीं, आप 4 बीवियां सपोर्ट करते हैं आप कि 4 बीवियां होनी चाहिए? तारिक साहब ये बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ आपको तो अपने पैर पे खड़े होने का नहीं है, आप इस्तेमाल हो रही हैं। वही सवाल। मेरी बात सुनिए, आपको हक है हिजाब पहनने का, आपको 100% हक है हिजाब पहनने का,
इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। नहीं बोला था। आप सियासी तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं। जी वही सवाल मैं कर रहा था। सबीना, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? क्या ये सियासी, जो सवाल मैंने यही सवाल शाइस्ता जी से किया था कि क्या सियासी इस्तेमाल हो रहा है औरतों का? ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं तारिक साहब। मैंने नहीं कहा किसी को कि हिजाब मत पहने, मैं कह रहा हूँ उसको लेकर परेड ना करें। ठीक है सबीना, नहीं पहनती वो सबीना जी, ये कहा जिस तरह से यहाँ पे डिबेट देखती हूँ, यहाँ पे हिजाब के साथ फतेह साहब, ठीक है, तो वो एक गलत ओपिनियन होगी जी। और रही बात हिजाब की, बेशक हिजाब जो भी है, जिस कंट्री से आया, जैसा भी आया, फिलहाल मैं ग्राउंड लेवल पे जो काम करती हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल देखती हूँ, उस प्रैक्टिकल की दुनिया बहुत अलग है जी। और टीवी की दुनिया बहुत अलग है। हाँ। यहाँ पे जो लोग बड़े बड़े अपने जिस तरह से आप बताइए ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है आपकी? सर ग्राउंड में यही रिपोर्ट है कि औरतें इलिटरेट हैं, पढ़ना आगे बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति डिफिकल्ट है, हेल्थ इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, उस पर कोई काम नहीं करता है आगे। और रही बात एक हिजाब की, मैंने आपको पहले भी यही बात बोली, हिजाब को हम हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, हम सिर्फ एक नजरिए से किसी भी चीज को नहीं। सबीना जी, मेरा सवाल हिजाब को लेकर है ही नहीं, मेरा सवाल था कि क्या औरतों का इस्तेमाल, वो किसी भी मजहब में है, वो सियासी इस्तेमाल हो रहा है और हम औरतें जो है वो उसको नहीं समझ पा रही। सांस्कृतिक हमारा जो कल्चर है, यहाँ पे हमेशा औरतों का यूज इसलिए होता है क्योंकि औरत खुद अपना यूज कराना चाहती है। कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट है कि उसको शुरुआत से ही दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। क्योंकि मैं हर रिलीजन से रिलेट हूँ और बहुत ही ज्यादा पर्सनल हूँ, तो मैं हर एक चीज को बहुत मैंने नजदीकी से देखा है। हिजाब को मैंने हर रिलीजन में देखा है। मैं जब छोटी थी तो मैंने देखा कि अगर हमारी भाभी हैं, उन्होंने लंबे लंबे घूंघट डाले, वो गिर रही है, उन्हें चोट लग रही है, तो वो गलत है क्योंकि वो जबरदस्ती कराई गई। और अगर कोई जिस तरह से बच्चियां स्कूल से निकाली जा रही हैं, कुछ जो पेरेंट्स वो भी छूट गए ना सबीना, वो पर्दा छूट गया ना, क्योंकि सब में औरतों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि पर्दा नहीं चलेगा। राजस्थान में आप देखिए वो पर्दा है, अभी पर्दा नहीं होना चाहिए। वो भी मर्दों ने ही लगा रखा था, वो भी संस्कृति के नाम पे मर्दों ने लगा रखा था पर्दा। बिल्कुल बिल्कुल वो लगा रखा था। वैसे ही ये चीज मैं आज भी कहती हूँ, अगर कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी जबरदस्ती किसी भी लड़की पे अपना पर्दे का अधिकार उसको दे रहा है कि नहीं तुम पर्दा करो, नहीं तो बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, वो नहीं करना चाह रही, तो वो गलत है जी। वो इस्लाम मैं नहीं करती हूँ, मैं ये हिजाब नहीं करती हूँ, लेकिन जब से जो ये मुद्दा गड़वाने लगा, मैं कभी पहनती थी कभी नहीं, बदल नहीं लगता है कि मुझे पहनना किसी चाहिए। को तकलीफ नहीं दे सकते, ये इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी भी और इस्लाम में तो औरत को बहुत आजादी दी गई है, बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ने के लिए उसको हिम्मत दी गई है। और आज रही बात हिजाब की, हिजाब को आप दोनों नजरियों से देखो। अगर किसी औरत की पर्सनल चॉइस होती तो वो पहन के एरोप्लेन भी आज चला रही है, और किसी को जबरदस्ती पहनाया जा रहा है तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो ये बहुत ब्लर लाइन है सबीना, जबरदस्ती पहनाने की और चॉइस की, ये बहुत ब्लर लाइन है। सोसाइटी में महिलाओं को इतनी स्थिति नहीं है हमारे, वो इस्लाम की बात नहीं है, वो हिंदू धर्म में भी सोसाइटी में अभी महिलाओं को इतनी ताकत नहीं मिली है। ये बहुत ब्लर लाइन है, जिसे चॉइस आप कहते हैं वो जबरदस्ती भी होता है, समझे? नहीं देखिए, मैंने अभी तक जितने लोगों से मेरी पर्सनल कन्वर्सेशन हुई है उसमें मैंने अभी तक जितना देखा है, कुछ लड़कियों का ओपिनियन लिया जिनको पसंद नहीं है, वो नहीं पहनना चाहती, लेकिन उनको ये है कि फैमिली नाराज होगी। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ। हाँ, बट स्टिल लिसन टू मी। और कुछ की ये है कि मैंने बचपन से मैंने अपने आप पहना, मैं कंफर्ट फील करती हूँ उसमें, सेफ फील करती हूँ। वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा हिजाब अगर उतर जाए तो मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगी? मैं अपने घर के अंदर अपने सर को सिर्फ ढका हुआ होता है। तो दोनों की फीलिंग्स को रखते हुए जजेस को फैसला करना चाहिए। तो मेरी अपनी सोच तो ये ठीक है, ये भी पॉलिटिकल रिलीजियस प्रेशर है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, जिसे आप वो कह रहे हैं कंफर्ट। फतेह साहब, मैं एक आपको एग्जांपल देना, बार बार आपने वीडियो दिखाया है, वो बच्ची जिसको सब शेरनी कह रहे हैं, जो स्कूल में गई बुर्का पहन के जी। एक बड़ी छोटी सी चीज हर कोई उसमें अवॉइड कर गया जी। When she came on the motorcycle, जहां उसपे कानूनी तौर पे उसको हेलमेट पहननी थी, उसने नहीं पहनी जी। वो उतरी, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और जहां उसको पॉलिटिकल शोमैनशिप करनी थी वहां वो गई। देखिए, अगर सर ढकने की बात की तो वहां तो मोटरसाइकिल का कानून और इस्लाम का कानून एक साथ है, तो आपको हेलमेट पहननी चाहिए थी।
वो उतरी, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि बच्ची आई मोटरसाइकिल पे विदाउट क्रैश हेलमेट, शी वॉक्ड इन एंड देन शी मेड द डंडोरा कि ये हिजाब हमारा राइट है। अरे भाई, अगर तुम्हें सर करने का समझ है, और मैं कहता हूं पूरा हक है तुम्हें पहनने का जी, मुझे सिर्फ ये कि इस्तेमाल मत हो जी, वगैरह इस्तेमाल ना। मेरी अम्मी पहनती, दादी पहनती, खाला पहनती, मैं कैसे उसके अगेंस्ट क्यों होगा? लेकिन उसका नाम दुपट्टा था। ये अरबी, हम किसी से कम नहीं है कि अरब से हमें एक मिल जाए नाम और हम ठोस दें उसके ऊपर, दुपट्टा छोड़ दिया हमने नाम। आप नाम नहीं सुनेंगे कहीं दुपट्टे का, 1000 साल पुराना डिस्क्रिप्टिव नेम है, इतना सुंदर लिबास है। आप जाइए, उसमें फर्क नहीं नजर आता हिंदू मुसलमान का, सिख का, क्रिश्चियन का। हमारे यहाँ एंग्लिकन क्रिश्चियन सारी दुपट्टा पहनते हैं पंजाब के अंदर, लेकिन जब आप रिलीजन को डाल के उसको करेंगे उसमें फसाद होगा जी, और उसमें लोग दूसरे ऐसे घुस रहे हैं जो फसाद कराना चाहते हैं जी। शाहिद साहब अलग हैं जी। शाहिद साहब, जो बेसिक सवाल था मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, इसमें हिजाब की बात नहीं कर रहा, किसी बात मैं कह रहा हूँ लड़कियों को, महिलाओं को हम लोग सियासी मजहबी इस्तेमाल के लिए काम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है? बहुत छोटा कमेंट चाहिए मुझे सबके, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास जी। विजय भाई, ईश्वर के वास्ते बच्चियों को पढ़ने दीजिए जी, ईश्वर के वास्ते बच्चियों को पढ़ने दीजिए। मुस्लिम लड़कियां ऑलरेडी बहुत बैकवर्ड हैं। एक ये चीज लगा के कि साहब हिजाब अगर लगा लिया तो स्कूल नहीं आएंगे, आप उनकी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। ये आपकी सरकारें हैं जो पढ़ाई छुड़वा रही हैं। आप तो एवेन्यू बनाइए उनके लिए, और उनके लिए और प्रावधान करिए ताकि वो पढ़ लिख जाएं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। आप तो उनको और पीछे लेके जा रहे हो। ये कौन से आप सुधार कर रहे हो, और किस नाम पर सुधार कर रहे हो? जो मैंने सबसे पहले बात कही थी, पब्लिक मोरलिटी के नाम पर। मोरलिटी को कोई खतरा नहीं हिजाब से, फिर भी आप पब्लिक मोरलिटी के नाम पर, तो आपकी सर ये तो पब्लिक मोरलिटी की बात नहीं है, बच्चों को आप पढ़ने नहीं देंगे, ये मोरल पुलिसिंग की बात है शाहिद साहब, ये मोरल पुलिसिंग की बात है, और हम सब लोग मोरल पुलिसिंग करते हैं लड़कियों के साथ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसी ग्राउंड पे लेके आया था सर, कर्नाटका गवर्नमेंट इसी ग्राउंड पे लेके आए थे उसको। आप मोरल पुलिसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मोरल पुलिसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में बिल्कुल, आर्टिकल 25 में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है अपने धर्म का पालन करने का, और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, मेरी लाइफ है, मैं सबीना, मोरल पुलिसिंग नहीं है ये। Who the government is? हर बात पर लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पूरी लिस्ट होती है सुबह से शाम तक घर में, सोसाइटी में। ये मोरल पुलिसिंग नहीं है सर। ये तो हर जगह मैंने अपनी इंडिया में देखा है। सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सभी के लिए जी, बिल्कुल है जी, सभी जगह है। क्योंकि मैं जिस तरह से काउंसलिंग के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर संस्कृति से आते हैं जी, और ये ज्यादातर है। और इसी वजह से मेरा आपसे एक इस न्यूज चैनल के माध्यम से एक अपील है कि प्लीज लड़कियों को जिस तरह से नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ में बेटी को रोका ना जाए बनिस्बत इस बात पे कि वो हिजाब पहन के नहीं आएगी तो वो नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उनके माँ बाप जाहिल हैं। ठीक है, उन्होंने फतेह साहब कोई छोटा सा कमेंट, एक कमेंट, आधा, बहुत छोटा। ये मुझे बताइए, मेवट जो है इलाका 100% मुसलमान जी, और 100% इलिटरेसी औरतों में मुसलमान हमारे भाई जाके वहाँ स्कूल बना के आए जिसे तोड़ दिया गया जी। मेवट का स्टडी करिए जहाँ किसी। डॉक्टर शाइस्ता, छोटा सा कमेंट आपका, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। मैं यही कहूंगी कि हर एक को तालीम का हक है, तो उसके हक को ना छीने। मोरल पुलिसिंग को आप एक्सेप्ट करती हैं? आप मोरल पुलिसिंग को एक्सेप्ट करती हैं? मॉरल पुलिसिंग की बात हम करें तो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है वो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास वक्त कम था, हमारा विद्वान पैनल है जो अपनी बात रख रहा था। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हिजाब पर बैन लगना चाहिए। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने हमारे नेताओं की बात सुनी, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। यह है टाई, मैं टाई नहीं पहनता हूँ, मगर एंकर तो पहनते हैं, तो क्या मैं इसलिए टाई पहनूं क्योंकि टाई पहनना एंकर्स का ड्रेस कोड है? तो क्या मैं कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करता हूँ? नहीं, किसी भी चीज़ को पहनना या नहीं पहनना आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति और आज़ादी पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हिजाब पहनना है या नहीं पहनना, ये पहनने वाली महिला पर निर्भर करता है कि वो उसे पहनकर कितनी सहज महसूस कर रही है।
कहीं उसे मजबूरन उसे ओढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ रही जिसे आप पहनना कह रहे, क्योंकि उसे उसके स्कूल या दफ्तर में इसकी वजह से एंट्री नहीं मिल पा रही। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हिजाब औरतों की तरक्की में बाधा ना बनने पाए, और महिलाएं इसे पहने या नहीं पहने, दोनों ही कंडीशन में उनके सम्मान में कोई कमी ना आने पाए। और हाँ, ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि नो मीन्स नो होता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।